आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम आस्वादन करेंगे साहित्य की एक अलग विधा, वो है संस्मरण। संस्मरण आखिर क्या होता है? संस्मरण अर्थात सम्यक स्मरण, किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि का आत्मीयता और गंभीरता पूर्वक रचे गए इतिवृत्त अथवा वर्णन संस्मरण कहलाता है। संस्मरण लेखक क्या करते हैं? अतीत की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना, भावना या व्यक्तित्व की विशेषताओं से अनुरंजित कर प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है। यहाँ संस्मरण लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। जोशी जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। पत्र पत्रिकाओं में फ्रीलांसिंग करते थे, उपन्यासकार के रूप में विख्यात थे ही, साथ ही उनकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण रहा उनका टेलीविज़न से जुड़ना। 1980s में उनका सीरियल हम लोग काफ़ी फेमस हुआ। हमें अब भी याद है हमारे बचपन में जब टीवी में केवल दूरदर्शन हुआ करता था। टीवी ही कुछ ही घरों में हुआ करता था और वो भी ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था 1980s में। तब मनोहर श्याम जोशी जी का सीरियल हम लोग ने सभी को इतना आकर्षित किया कि आज भी हम भूल नहीं सकते उन किरदारों को। उसके बाद बुनियाद नाम की उनकी फेमस सीरियल निकली। बुनियाद भी काफ़ी चली। बुनियाद 1, 2, 3 ऐसे कई एपिसोड्स में बुनियाद चले। ऐसे कई सीरीज़ में बुनियाद भी काफ़ी फेमस रही। और भी कई सीरियल्स हैं मनोहर श्याम जोशी जी का, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, ज़मीन आसमान वगैरह। तो ऐसे मनोहर श्याम जोशी जी जो कि हिंदी साहित्य के जीनियस कहलाते थे, उनकी मुलाकात फिल्म जगत के जीनियस ऋषिकेश मुखर्जी के साथ हुई और उस मुलाकात के आधार पर लिखा गया है यह संस्मरण। 2.5 दिन की मुलाकात है। संस्मरण का नाम ही ऐसा है, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ 2.5 दिन। संस्मरण लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि लेखक ने उस व्यक्ति या वस्तु का साक्षात्कार किया हो। और संस्मरण अक्सर किसी महान व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं। अक्सर हो सकता है किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में भी संस्मरण लिखा जा सकता है। ये घटनाएं चाहे जिनके साथ क्यों न जुड़े हों, लेखक सदैव उसके माध्यम से ऐसे मानव गुणों को तलाशता रहता है जो हमारे जीवन के सामने एक अनुकरणीय एवं महनीय आदर्श प्रस्तुत कर सके। यहाँ भी यही होता है। मनोहर श्याम जोशी जी जो कि एक लेखक के रूप में, सीरियल मेकर के रूप में काफ़ी फेमस हो चुके थे, चाहते थे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना और निकल पड़े थे बम्बई की ओर। कैसे निकल पड़े थे? ईश्वर और कमलेश्वर का नाम लेकर, क्योंकि बम्बई में ये उन दिनों के ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्हें इंडस्ट्री के सभी लोग ऋषिदा के नाम से पुकारते थे, मनोहर श्याम जोशी जी जो कि एक लेखक के रूप में, एक सीरियल मेकर के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे, वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते थे और इसी सिलसिले में वे मुंबई के लिए निकले। किससे मिलने? ऋषिकेश मुखर्जी से मिलने। अब ऋषिकेश मुखर्जी एक काफ़ी फेमस निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने डायरेक्टर थे। उन्होंने करीब 42 फिल्म डायरेक्ट किया और एक फिल्म डायरेक्टर, एडिटर, राइटर के बतौर इतनी ख्याति उन्होंने पाई कि ही वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर। और इसीलिए 1999 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया और राष्ट्र ने 2001 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वैसे उनके अनेक फिल्म फेमस हैं, लेकिन उनमें सबसे हिट उनका आनंद, अभिमान, गुड्डी और फिर गोलमाल, नमक हराम, चुपके चुपके, ऐसे कई फिल्म हैं जो उनके काफ़ी फेमस हैं। तो प्रस्तुत संस्मरण ऋषिकेश मुखर्जी के साथ 2.5 दिन हिंदी सिनेमा के महान निर्माता, निदेशक ऋषिकेश मुखर्जी के साथ
मनोहर श्याम जोशी जी का निजी तथा मधुर संबंधों को दर्शाता है। जैसे हमने कहा, दिल्ली से मनोहर श्याम जोशी जी निकल पड़े थे बम्बई की ओर, और वहाँ पहुंचकर मनोहर श्याम जोशी जी को ऋषिकेश जी के जीवन की व्यस्तता का एहसास हुआ। एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा व्यक्ति कितना बिजी होता है, ये मनोहर श्याम जोशी जी को बम्बई जाकर पता चला कि कैसे हिंदी सिनेमा के जीनियस कितने लगनशील हैं। वे अपने काम में परफेक्शन लाने के प्रति हठी, जिद्दी तथा ईमानदार थे। ऋषिकेश दा, जिन्हें प्यार से ऋषिदा बुलाते थे, सभी काफ़ी परफेक्शनिस्ट थे। देखिए क्या कहा गया है संस्मरण में। ऋषिदा उन दिग्दर्शकों में से हैं जो फिल्म का एक एक ब्यौरा शूटिंग से पहले तय कर लेना चाहते हैं और हर काम 100% अपनी मर्जी के मुताबिक होता देखना चाहते हैं। 100% अपनी मर्जी के अनुसार ही ऋषिदा काम करते थे। और तो और ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्मों के अधिकतर संवाद भी खुद ही बंगला में तय कर देते हैं। और ऐसे में क्या होता था, बहुत सारी फिल्मों का निर्देशन एक साथ करते थे, काफ़ी वर्कहोलिक थे और काफ़ी परफेक्शनिस्ट थे। तो इस कारण क्या होता था, कई बार यूनिट में काम करने वाले लोगों से स्वाभाविक रूप से वो गुस्सा होते थे। इस तरह से काम करने वाला आदमी जब एक साथ कई फिल्में बना रहा हो, तब स्वाभाविक है कि झल्लाहट के मौके बहुत आते हैं। तो इस प्रकार वो झल्लाते थे, गुस्सा होते थे, क्योंकि परफेक्शनिस्ट थे और एक ही साथ कई फिल्मों का काम करते थे। तो स्वाभाविक है उनका गुस्सा होना, लेकिन जैसे ही गुस्सा होते थे उसी प्रकार शांत भी हो जाते थे। एक और उदाहरण देखिए ऋषिदा के परफेक्शनिज्म के बारे में, यहाँ दिया गया है इस संस्मरण में। वे इतने परफेक्शनिस्ट थे कि जो काम जैसा वो चाहते थे, अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आता था। देखिए यहाँ उसका एक उदाहरण है। एक बार क्या हुआ, वे एक फिल्म के लोकेशन के लिए एक गोदाम में सीमेंट के बोरों का एक भंडार चाहते थे, लेकिन निर्माता के आदमी ने कह दिया कि खर्च बहुत हो जाएगा। तो ऋषिदा काफ़ी उखड़ गए, बोलने लगे, अभी स्टार को 5 लाख रुपया देने का होगा तो सकेगा, और जे ऋषिकेश मुखर्जी स्टूडियो के बाहर में फव्वारा का सेट ठीक करने को 2000 रुपया लगाने को कहेगा तो नहीं सकेगा। हाँ, 2000 में फिल्म ओवर बजट हो जाएगा, 5 लाख में नहीं होगा। ऐसे गुस्सा करते थे, मतलब कि जैसा वो चाहते थे फिल्म के लोकेशन में, जो भी सेटअप वो चाहते थे, अगर निर्माता वैसा नहीं करता है तो ये काफ़ी खिन्न हो जाते थे। तो हम क्या देखते हैं, मनोहर श्याम जोशी जी दिल्ली से बम्बई आए थे अपनी कहानी सुनवाने ऋषिकेश जी को, ताकि उनकी कहानियों पर फिल्म बन सके। और जोशी जी ने क्या पाया कि वे गए थे अपनी कहानी सुनाने, लेकिन ऋषिदा तो काफ़ी व्यस्त नज़र आए। व्यस्त ही नहीं, वे बीमारी से ग्रस्त भी थे। ऋषिदा की बीमारी के बारे में संस्मरण में यूँ जिक्र किया गया है, ऋषिदा बीमार हैं, यह सुनकर हमें याद आया कि ऋषिदा की बीमारी का इतिहास इतना लंबा है कि बम्बईया इंडस्ट्री के लिए यह बीमारी एक मजाक बन चली है। उन्हें हाथ और पाँव के जोड़ों में बहुत बुरा गठिया है और मर्ज लगभग लाइलाज है। अब बीमारी के बारे में, ऋषिकेश मुखर्जी की बीमारी के बारे में हिंदी के फिल्म इंडस्ट्री वालों को सभी को पता था, लेकिन बीमार होने पर भी ऋषिकेश जी कई फिल्मों में एक साथ काम करते थे। वो क्या थे, रोगी होने के बावजूद काम तो किए चले जाते हैं, बीच बीच में खाट पकड़ लेने की धमकी देते रहते हैं। ऋषिदा बुरी तरह बीमार हैं और दर्द से पीड़ित हैं, अपने सहायकों पर झल्लाते हैं, लेकिन जब बात फिल्मों के निर्माण और दिक्कतों पर होती है तो सारे दर्द व बीमारी को भूलकर वे एक कुशल तथा समर्पित फिल्मकार की भूमिका में आ जाते हैं। वे बीच बीच में खाट पकड़ लेने की धमकी देते हैं बीमारी के कारण, लेकिन ज़्यादा दिन खाट पर टिकते नहीं, वापस अपने फिल्म यूनिट में आ जाते हैं। और यूनिट के लोगों के साथ भी पारिवारिक सदस्यों के जैसे व्यवहार था उनका।
संस्मरण में ये कहा गया है, ऋषिदा के यूनिट के लोग उनके लिए पारिवारिक प्राणियों की हैसियत रखते हैं। यह भी है कि परिवार के मुखिया के नाते वह इस बात को बहुत पसंद नहीं करते कि उनके इस फिल्मी परिवार की प्रतिभा परिवार से कहीं बाहर जाए। अब ऋषिदा अपने यूनिट वालों से ऐसा व्यवहार करते थे, स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे, मानो वो उनके अपने परिवार के सदस्य हों। देखिए, संस्मरण में यूँ कहा गया है, ऋषिदा के यूनिट के लोग भी उनके लिए पारिवारिक प्राणियों की हैसियत रखते हैं। यह भी है कि परिवार के मुखिया के नाते वह इस बात को बहुत पसंद नहीं करते कि उनके इस फिल्मी परिवार की प्रतिभा परिवार से कहीं बाहर जाए। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो टैलेंट है, उनके फिल्मी परिवार की जो टैलेंट है, वो कहीं बाहर जाए। और इसलिए वो अपने यूनिट के लोगों से काफ़ी आत्मीयता से, प्यार से पेश आते थे और यूनिट के लोग भी उसी प्रकार उनसे बिहेव करते थे। अब मनोहर श्याम जोशी जी बम्बई में ऋषिदा के पास गए थे अपनी कहानी सुनाने। वे कुल 5 कहानियाँ लेकर गए थे। उसमें एक अमेरिकी उपन्यास का एडेप्टेशन था। पहली कहानी के बारे में हमने बताया कि यह अमुक अमेरिकी उपन्यास से प्रेरित है। इसके बाद ऋषिदा ने थीम सुनने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ वह उपन्यास पढ़ रखा था, बल्कि लगभग 26 वर्ष पहले उस पर बनी हॉलीवुड की बहु पुरस्कृत फिल्म उन्हें शॉट दर शॉट याद थी। मतलब कि उनका रीडिंग भी काफ़ी वाइड था। एक अमेरिकी उपन्यास के बारे में हमने जिक्र किया, मेरी एक कहानी उस अमेरिकी उपन्यास से प्रेरित थी, लेकिन ऋषिकेश जी को उस कहानी को सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने 26 वर्ष पहले वो फिल्म देख रखी थी, वो बुक पढ़ रखी थी और उसकी शॉट दर शॉट उन्हें याद है। और वे हिंदी के ऑडियंस का साइकोलॉजी को ठीक तरह समझते थे। वे बोलते हैं, मनोहर श्याम जोशी जी की कहानियों को सुनकर वो क्या कहते हैं, बात यह है मनोहर, जब तुम कहा कि उस अमेरिकी उपन्यास का एडेप्टेशन किया है, तब फौरन हमारा दिमाग में यह आया कि ये अशोक कुमार के लिए बढ़िया फिल्म बन सकता है, लेकिन इसमें तुम बाप का कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही रखे जैसा ओरिजिनल में है। ऐसा जला भुना बाप दर्शक लोग का सिंपति कैसा लेगा, जबकि वह जो कहता है सो ठीक है। बेटी का कैरेक्टर तुम वैसा ही रखा सो ठीक किया, उसका प्रेमी का कैरेक्टर भी थोड़ा बदल देने से ठीक होता। इस प्रकार अमेरिकी फिल्म में जो पिता को दर्शाया गया है, अमेरिकी उपन्यास में, अमेरिकी कथा में जो फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं, ऋषिदा कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी का साइकोलॉजी अलग है, वो इस प्रकार के कैरेक्टर्स को फिल्म में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर इस प्रकार मनोहर श्याम जोशी ने जो भी कहानियाँ सुनाई, 5 कहानी लेकर गए थे, जो भी कहानियाँ सुनाई उसमें काफ़ी परिवर्तन की ज़रूरत थी। लेकिन मनोहर श्याम जोशी जी एक राइटर थे और अपने द्वारा लिखे गए को बदलना पसंद नहीं करते थे। वो क्या कहते हैं, ऋषिदा कहते हैं कि हमारा ऑडियंस इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। हिंदी फिल्म का ऑडियंस ऐसा स्ट्रेट ड्रामा नहीं चाहता। तो ये जो कहानियाँ मनोहर श्याम जोशी जी ले गए, उससे बदलना चाहते थे, उसमें हेर फेर करना चाहते थे ऋषिकेश जी, परिवर्तन लाना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि इसे परिवर्तित करके फिर लेकर आओ। लेकिन मनोहर श्याम जोशी जी जो एक राइटर के रूप से काफ़ी फेमस थे, राइटर की हैसियत से एक जीनियस थे, वो अपने द्वारा लिखे गए को बदलना पसंद नहीं करते थे। वे परिवर्तन लाना उनके हिसाब से, ऋषिकेश दा के हिसाब से बिना परिवर्तन के फिल्म नहीं बनाई जा सकती थी, और परिवर्तन लाना एक लेखक की हैसियत से मनोहर श्याम जोशी जी चाहते नहीं थे। इसलिए उन्होंने सोचा दोनों ही बातें मेरे लिए संभव नहीं था, लिहाजा अपनी सिनेमाई आकांक्षाओं से और ऋषिकेश मुखर्जी से एक साथ विदा ली। हम बाहर आ गए। मैं नहीं चाहता था कि मेरी कहानियों को बदला जाए। और मनोहर और जोशी जी जो गए थे अपनी कहानी सुनाने, लौटे यह अनुभव लेकर कि साहित्य में सब कुछ लेखक तय करता है और सिनेमा तय होता है दर्शकों की मांग पर।
ये एक सीख उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से समझी और वे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का अपना इरादा छोड़कर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि साहित्य में सब कुछ लेखक तय करता है। लेखक किंग होता है, जो वो सोचता है वही लिख डालता है। लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं होता। फिल्म में दर्शकों की मेंटालिटी, दर्शकों की साइकोलॉजी, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये सोचना काफ़ी ज़रूरी है।